तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मैंने आपको पढ़ाया। नाउ आवर टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम। नाउ आवर टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम नोट्स में जो वो टॉपिक बीच में दे रखा है उसको समय आने पे ही समझाएंगे, ठीक है। उसको जबरदस्ती अभी समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर से आपको समझ में कम आएगा और आप सवाल ज्यादा करोगे, ठीक है। तो बेटर होगा कि वो जब सेकेंडरी ग्रोथ हम स्टार्ट करेंगे ना तो वो पूरा टॉपिक पढ़ना है हमें वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में, समय पे आ जाएगा। नाउ अनदर टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम, और मैं आपको बता दूं ये अपने प्लांट एनाटॉमी का वीवीआई टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो आगे आप एनाटॉमी को समझेंगे, रूट के एनाटॉमी को, लीफ के एनाटॉमी को, स्टेम के एनाटॉमी को, तो वहां चीजों को समझने के लिए एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग यहीं से डेवलप हो रहा है, यहीं से डेवलप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम। फिर से वह टिश्यू सिस्टम उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जिन्होंने टिश्यू को नहीं समझा है। एनाटॉमी पढ़ेंगे बाद में, जब उन बच्चों को एनाटॉमी नहीं समझ में आएगा जो टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जिन्होंने ना तो टिश्यू सिस्टम पढ़ रखा है, ना ही टिश्यू पढ़ रखा है, ना ही एनाटॉमी पढ़ रखा है। सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। टिश्यू सिस्टम प्लांट के अंदर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, शॉर्ट में ईटीएस। सेकेंड को कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस, या इसी का नाम है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, सीटीएस। और एक को कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जीटीएस। सवाल यह है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, किस बेसिस पर। तो जवाब यह है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पोजीशन का मतलब लोकेशन भी हो गया। प्लांट के बॉडी में ये टिश्यू सिस्टम कहां पर ऑर्गेनाइज है, बाहर, अंदर, बीच में, कहां पर ऑर्गेनाइज है। पोजीशन, स्ट्रक्चर, कि वो जो टिश्यू जहां पे भी लोकेटेड है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है, उनके स्ट्रक्चर का क्या क्या कंपोनेंट है, दैट इज द स्ट्रक्चर। फंक्शन, कि वो जो टिश्यू सिस्टम है ओवरऑल उसका मोटो क्या है, क्या काम करना चाह रहा है वो। इस बिहाफ पे प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम तीन प्रकार के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो क्या है कि आज के लेक्चर में ये पूरा खत्म कर लेते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में वीटीएस और जीटीएस खत्म कर लेंगे। आपको तब जाके पता लगेगा कि इसका क्या काम है, कहाँ लोकेटेड है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बिना पढ़े तो ऐसे तो कैसे बता देंगे एक बार। देन वीटीएस पढ़ोगे, देन जीटीएस पढ़ोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि उसका प्लांट के बॉडी में कहाँ उसका लोकेशन है, कहाँ उसका पोजीशन है, कहाँ कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, चीजें तब जाके पता चलेगी। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और मैं आपको बता दूं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें तीन चीजों का स्टडी करना है, तीन चीजें होती है इसमें। एक होता है एपिडर्मिस, क्या होता है, एपिडर्मिस। एक एपिडर्मिस पढ़ना है, देन हमें एपिडर्मल अपेंडेजेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एपिडर्मल एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, अपेंडेजेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर निकली हुई, जैसे हमारे हाथ और पांव हमारे अपेंडेजेस कहलाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के मेन सेंटर है और ये हमारे बॉडी से बाहर निकले हुए ऑर्गन है हाथ पांव, तो ये हमारे अपेंडेजेस है। दिस इज ऑल्सो अवर अपेंडेजेस, दिस इज ऑल्सो अवर अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस वो चीज होता है जो बाहर की तरफ आउटेड होता है किसी मेन पॉइंट से, ठीक है। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मिस से निकलने वाले अपेंडेजेस। एंड लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है, कुछ एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, कुछ एपिडर्मल अपैरेटस है बेसिकली, तो हमें वो पढ़ना है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर और अपेंडेजेस, ठीक है। यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें तीन टॉपिक पढ़ना है, एपिडर्मिस पढ़ना है, एपिडर्मल अपेंडेजेस पढ़ना है और एपिडर्मल स्ट्रक्चर पढ़ना है।
अभी के इस मीटिंग में पहले मैं एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडेजेस समाप्त करता हूं, देन अगले मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा एपिडर्मल स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ ना, इस चैप्टर को मैं अभी पढ़ा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाना है। इसके बाद वो पूरा ऐसा टॉपिक है जो ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के कई कंसेप्ट को वहां यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, तो सबसे पहली बात बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा एक बात ध्यान रहे, मैं बार बार ये ध्यान दिला रहा हूं कि आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एनाटॉमी पढ़ो, आप फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस दौरान आप कई बातें जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो एल्गी की भी कुछ बातें आप कर लेते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन बेसिकली चैप्टर जो फोकस्ड है, आपके चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो जितने भी टिश्यू सिस्टम है, ईटीएस, वीटीएस और जीटीएस में सबसे बाहर वाला टिश्यू सिस्टम है ईटीएस। दिस इज द आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि ईटीएस में भी सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो है एपिडर्मिस। यस, एपिडर्मिस। कहीं पे भी पूरे प्लांट बॉडी में, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, कहीं पे भी पूरे प्लांट बॉडी में जो सबसे बाहर की लेयरिंग है वो एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर एपिडर्मिस तो एक स्ट्रक्चर हुआ, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, तो ये बना किस चीज से है सर? तो मैं बताऊं आपको, बेसिकली ये सिंगल लेयर्ड सेल का बना है। सेल की पूरी एक लेयरिंग है, सिंगल लेयर सेल। मतलब कि कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो ये एक सेल है, तो ये अगला सेल है, ये अगला सेल है, तो इस प्रकार से पूरे सेल की लेयरिंग है पूरे प्लांट बॉडी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टी लेयर, नहीं, सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। हाँ, किसी किसी प्लांट में, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेन में ऐसा देखा गया है कि एपिडर्मिस मल्टी लेयर है। और वो किसमें देखा गया तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको ये देखेगा नेरियम में और फाइकस में, फाइकस एंड नेरियम, इसकी लीफ में। क्या ये बात किसी को याद आया? कहाँ पढ़ाए थे ये बात? यहाँ पे एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है, यहाँ पे एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होता है, नॉट यूनी लेयर्ड। किसी को याद है ये बात कहाँ पढ़ाए थे? हाथ करा करो जिसको याद है। हाँ भाई, याद है? अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर से वही बात रिवीजन कीजिए। ये बात आपको पढ़ाया गया था जिस दिन आपको मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाया जा रहा था, इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर में। तो बोला गया था कि नेरियम और फाइकस बेसिकली ये सब ऐसे प्लांट है जो जियोफाइट्स हैं, जो हाई टेम्परेचर जोन में उगते हैं जहाँ पानी की भी कमी है। तो ये लोग अपने एपिडर्मिस को मल्टी लेयर कर चुके हैं ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो यूजुअली तो एपिडर्मिस यूनी लेयर्ड ही होता है, सिंगल लेयर्ड ही होता है, लेकिन कहीं कहीं मल्टी लेयर्ड देखने को मिलता है, लाइक फाइकस और नेरियम के लीफ की एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है। केवल लीफ की बोला है मैंने, ठीक है, और वो भी केवल फाइकस प्लांट और नेरियम प्लांट। ओके, नाउ अनदर की ये जो सिंगल लेयर्ड सेल है, कौन सा सेल? आपने तो कई सारे सेल पढ़ लिए हैं, मेरिस्टम, परमानेंट, सेल से टिश्यू बनता है ना। तो ये जो टिश्यू है कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टम, परमानेंट। तो मैं बता रहा हूँ परमानेंट है, क्योंकि भैया एक बात बताओ, अगर मेरिस्टम रहता तो स्ट्रक्चर थोड़ी बनाता। फर्स्ट बात तो मेरिस्टम तो है नहीं, स्ट्रक्चर बन चुका है तो मेरिस्टम तो नहीं है ना। परमानेंट, परमानेंट में कौन सा, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? तो आंसर है सिंपल। सिंपल में कौन सा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा कि स्क्लेरेनकाइमा? तो आंसर है पेरेन। ये सभी के सभी बेसिकली पेरेनकाइमेटस सेल हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसे खास प्रकार के पेरेनकाइमेटस सेल हैं जिसके सेल के अंदर बड़े बड़े से वैक्यूल है सेंटर पे, देख रहे हो ये वैक्यूल है, ये क्या है, वैक्यूल है। ये बड़े 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 से वैक्यूल है। ये तो क्या हो गया, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल
वैक्यूल। अगर सेंटर पे वैक्यूल है बड़े बड़े से, तो उसका साइटोप्लाज्म कहाँ चले गए? किनारे पे। तो साइटोप्लाज्म कहाँ है? पेरीफेरी पे, स्मॉल अमाउंट में है, क्योंकि वैक्यूल बड़ा बड़ा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ चले गए? पेरीफेरी पे। साइटोप्लाज्म किनारे किनारे, ये है साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे चला गया। ठीक है साहब, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे, एट पेरीफेरी और स्मॉल अमाउंट। और ये एक एक सेल पेरेन्काइमेटस सेल है, और ये पूरा का पूरा पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। और यहाँ पे ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस कहीं पे हो भी सकता है और कहीं पे नहीं भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे नहीं है। इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये कोई इशू है भी नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी बोले कि एपिडर्मिस क्या है, तो आप बोलेंगे एपिडर्मिस इज बेसिकली सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस टिश्यू which have large central vacuole and less amount of cytoplasm at the periphery। एनसीईआरटी क्या लिखती है? ये साइटोप्लाज्म सेल वॉल को लाइनिंग करती है। बिल्कुल सही बात है ना। अरे भाई देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है एकदम सेल वॉल के टच में है ना, पूरी तरीके से। एक तरीके से बोलोगे सर इसके बीच में सेल मेम्ब्रेन भी आएगा। अरे हाँ ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी आएगा, इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये बोला जा रहा है बेसिकली बात तो ये है कि कोई भी सेल बिना सेल मेम्ब्रेन के जिंदा नहीं रह सकता है। कहा ये जा रहा है एनसीईआरटी की भाव ये है कि यूजुअली जो सेल में, ये जैसे सेल है, ये मान लो कि उसका साइटोप्लाज्म है और ये मेम्ब्रेन है, तो यूजुअली क्या होता है कि मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, और तब जाके साइटोप्लाज्म होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में क्या हुआ है, वैक्यूल के बड़े होने की वजह से ये मेम्ब्रेन एकदम चिपक गया है दीवारों से, सेल वॉल से, और साइटोप्लाज्म उसके किनारे में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म सेल वॉल के काफी करीब में है, मतलब साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे है, कहने का मतलब ये है। और इसका कारण ये है क्योंकि बड़े बड़े से वैक्यूल हैं हर सेल के, पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर, जो एपिडर्मिस का हिस्सा बना। तो ये तो हुआ एपिडर्मल सेल। अब कुछ अलग बातें सुनो ध्यान से। स्टेम के अंदर, मैंने बोला ना रूट स्टेम लीफ सब में होता है एपिडर्मिस। स्टेम के अंदर और कई बार लीफ के अंदर भी, खास करके स्टेम के अंदर, इस एपिडर्मिस जो ये पूरी की पूरी लेयर है, इसके ऊपर 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 वाले सरफेस पे 3D में समझना है, इसको फील करना। जैसे ये सेल है तो ऊपर वाली सरफेस है ना, तो ऊपर वाले सरफेस पे क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? क्यूटिकल। डू यू नो क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या होता है पता है? अरे क्यूटिकल क्या होता है पता है? वैक्स, बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जा चुका है। क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, ये एक प्रकार का वैक्स है। वैक्स का डिपोजिशन होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि वैक्स का डिपोजिशन से क्या फायदा? और पहली बात कि ये क्यूटिकल का डिपोजिशन केवल और केवल स्टेम एपिडर्मिस में मिलता है, रूट के में नहीं। स्टेम एपिडर्मिस में और कहीं कहीं, हाँ एक मिनट सर, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। हाँ, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और कहीं कहीं लीफ में भी मिलता है। ठीक है, तो स्टेम में और लीफ में मिलेगा, लेकिन रूट में क्यूटिकल नहीं मिलता है। ठीक है, और क्यों मिलता है? क्योंकि आप जानते हैं स्टेम और लीफ सनलाइट को फेस करता है और ट्रांसपेरेंटरी वाटर लॉस का चांसेस होता है। तो ऐसे प्लांट जो जीरोफाइट है वो तो जरूर अपने लीफ पे क्यूटिकल लगाते हैं। और इसी दौरान आपको याद आ रहा होगा कि फाइकस और नेरियम के लीफ में एपिडर्मिस मल्टीलेयर तो होता ही है, साथ साथ क्यूटिनाइज्ड भी होता है, वहां क्यूटिकल का डिपोजिशन भी होता है टू डिक्रीज ट्रांसपेरेंटरी वाटर लॉस। नॉर्मल लीफ में जनरली क्यूटिकल का डिपोजिशन नहीं होता है, हाँ लेकिन स्टेम में होता है। स्टेम की एपिडर्मिस में क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, क्योंकि स्टेम बड़ा सा हिस्सा होता है, तो वहां से कुछ ट्रांसपेरेंटरी वाटर लॉस को रोका जाता है। आप बोलोगे ट्रांसपेरेशन लीफ से होता है, स्टेम से होता है? पहले ही बताइए, दोनों से होता है, पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो क्यूटिकल क्यों मिलता है ये बात। दूसरा, कोई अच्छा टीचर आपसे सवाल करेगा कि रूट में क्यूटिकल क्यों नहीं होता है, तो ये मत बोल देना विधि का विधान है, नहीं होता है तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, दिमाग लगाओ। रूट में सर, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस नहीं होता है ना, वो नहीं, ये जवाब एयर नहीं। के मतलब सरफेस सॉइल के अंदर है ना सर, तो वहाँ पे ये तो ठीक, आप बोल सकते हो इस बातों को भी। रीजन इज दैट कि रूट की एपिडर्मिस को वाटर एब्जॉर्प्शन करना है। रूट की एपिडर्मल सेल ही वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, और वो अगर अपने सरफेस पे क्यूटिकल लगा लेगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी?
और स्टेम और लीफ को तो वाटर लॉस रोकना है, उसको वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो वहां वाटर लॉस को रोकने के लिए क्यूटिकल है, और यहाँ वाटर को एब्जॉर्ब ही करना है सॉइल से, इसीलिए यहाँ क्यूटिकल नहीं, ठीक है। क्योंकि क्यूटिकल अगर होता तो वाटर एब्जॉर्प्शन में वो बाधा होता, रेसिस्ट करता वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, ठीक है, इसलिए यहाँ क्यूटिकल नहीं है। तो ये बातें मैं फिर से पूरी बातों को समराइज करता हूँ। एपिडर्मिस ईटीएस का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इवन पूरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। यूजुअली ये सिंगल लेयर्ड होता है, चाहे कहीं पे भी हो, रूट स्टेम लीफ कहीं पे। हाँ, लेकिन ये कई बार लीफ में मल्टी लेयर्ड होता है जैसे फाइकस और नेरियम में। कारण ये है क्योंकि ये प्लांट ज़िरोफिटिक प्लांट है, वहां पे इनको ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस है। सेकेंड वन कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड लेयर है, जिसमें हर सेल पैरेन्काइमेटस सेल है, जिसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे है। इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई इशू नहीं है। क्यूटिकल होता है स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस पे, और लीफ में कहा फाइकस और नेरियम में, और जनरली स्टेम में एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है। और सुन लो, ऐसे एपिडर्मिस जहां क्यूटिकल होता है वो केवल स्टेम का है और रूट में नहीं है क्यूटिकल। तो रूट में चूंकि क्यूटिकल नहीं है, तो रूट के एपिडर्मिस को एक अलग नाम दिया गया, और उसको हम लोग बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं उसको हम? एपिब्लेमा। तो जब भी एपिब्लेमा बोला जाए तो अंडरस्टूड है कि वो अनक्यूटिनाइज्ड एपिडर्मिस है, मतलब वो रूट का एपिडर्मिस है। तो आपसे क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव नॉट क्यूटिकल, और एक ऑप्शन रहेगा एपिडर्मिस, एक रहेगा एपिब्लेमा। तब आप ये मत बोलना सर रूट में भी तो एपिडर्मिस होता है। अरे भैया, अरे स्पष्ट तौर पे नाम लिख दिया उसका ना एपिब्लेमा, तो वहां आंसर होगा एपिब्लेमा, ठीक है। एपिब्लेमा के पास मतलब एपिब्लेमा इज बेसिकली अनयूटिलाइज्ड एपिडर्मिस ऑफ द रूट सिस्टम, ओके। देन कुछ और अलग से बातें हैं। कई बार क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल है, खास करके लीफ की, स्टेम की, कई बार रूट की भी, एपिडर्मल सेल क्या करती है, अपने अंदर ना स्टोर कर लेती है पत्थर टाइप स्ट्रक्चर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अगर एपिडर्मल सेल अपने अंदर पत्थर स्टोर करती है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे स्टोन स्टोर कर लेती है, तो उस स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट मतलब कि एक तरीके से स्टोन। और ऐसे सेल को बोलते हैं लिथोसिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? लिथोसिस्ट। मतलब कि ऐसे सेल जो अपने अंदर सिस्ट को रखती है, ठीक है। तो ये बातें अलग से ध्यान रखोगे कि कुछ ऐसे सेल एपिडर्मल सेल हैं जो अपने अंदर ऐसे स्ट्रक्चर शो करती है। और तो और सुनो, कुछ ऐसे भी एपिडर्मल सेल है, खास करके लीफ के, जो अपने आउटर लेयर पर, यहाँ पर जो अपने आउटर लेयर पर सिलिका का डिपोजिशन करती है, और इसी के वजह से यह खास करके लीफ में देखने को मिलता है, कुछ पर्टिकुलर लीफ में। और उस प्लांट के अंदर अगर आप उसकी लीफ को छुओगे तो हो सकता है आपका उंगली कट जाए, सिलिका के डिपोजिशन की वजह से। उसकी लीफ की एपिडर्मिस थोड़ी सी टफ हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थी एपिडर्मिस से रिलेटेड। तो एपिडर्मिस की सारी पॉइंट आपके नोट्स में लिखी हुई है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। एक बार मैं सारे पॉइंट को आपके सामने रीड कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपको समय आने पे पढ़ाया जाएगा। नाउ आवर टॉपिक इज टिश्यू सिस्टम। ये रहा टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे सारी बातें लिख दी गई है कि टिश्यू सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी, लोकेशन, पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है। देन कौन क्या इंक्लूड करता है, ये बातें भी मैंने यहाँ लिखा है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ये चीजें आती है, इसमें ये चीजें आती है, इसमें ये चीज आती है। हालांकि ये आपको पूरा टिश्यू सिस्टम पढ़ने के बाद और अच्छे से पता चलेगा। नाउ आवर टॉपिक इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें 3 पार्ट आपको पढ़ना है, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस और एपिडर्मल स्ट्रक्चर। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज एपिडर्मिस, और ये जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, और वो सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस नेचर के सेल की बनी होती है, रेयरली मल्टी लेयर्ड होती है। खास करके ज़ूरोफिटिक एडेप्टेशन के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। पहले भी बताया जा चुका, इकोलॉजी में फाइकस और नेरियम की लीफ में देखने को मिलेगा। ये प्लांट का आउटरमोस्ट टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और उसका आउटरमोस्ट हिस्सा है एपिडर्मिस। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज इज अनक्यूटिनाइज्ड, और उसी को बोलते हैं हम क्या? एपिब्लेमा। उसी को एपिब्लेमा भी कहते हैं, राइजोडर्मिस भी कहते हैं, या उसी को उलिफेरस लेयर भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ शूट सिस्टम इज क्यूटिनाइज्ड, और कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि क्यूटिकल वैक्स है,
जो वाटर लॉस को रोकता है। एपिडर्मिस लंबे लंबे से इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेस्ट सेल के बने होते हैं, जो एक प्रकार का पेरेन्काइमेटस सेल होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। जैसे ये सेल है तो ऐसा नहीं कि यहाँ गैप हो गया, नहीं, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होगा भी तो थोड़ा सा होगा, ठीक है, इस टाइप से। और लंबे होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, लंबे बना लो थोड़े से, ठीक है, उस प्रकार के सेल होते हैं। एंड समटाइम्स एपिडर्मिस इज कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। खास करके आपको कहाँ मिलेगा, ग्रीन एल्गी में, जैसे कारा एक ग्रीन एल्गी है और रेड एल्गी कोरिलान है। ये दोनों याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको मॉड्यूल में सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो मिलेगा कि कहाँ एपिडर्मिस कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड है, बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग हो गई है। तो आंसर क्या है, ग्रीन एल्गी कारा और रेड एल्गी कोरिलिना, ठीक है। देन अच्छा, उसी केस में मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर ये जैसे मान लो कि एक सेल है, वहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट या सिस्टोलिथ, दोनों एक ही बात है। और उस पर्टिकुलर सेल को क्या बोलेंगे, लिथोसिस्ट। मतलब वो सेल ऐसा है जो लिथोसिस्ट सेल है, जो सिस्ट को स्टोर करता है, मतलब सिस्टोलिथ को, पत्थर को स्टोर करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर है वो, ठीक है। ये आपके सामने डायग्राम बनाया गया है एपिडर्मिस का, ठीक है। एपिडर्मल सेल आर पेरेन्काइमेटस with a small amount of cytoplasm lining the cell wall। यही लाइन मैंने आपको अभी समझाया है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, क्या भाव को समझे कि वो बिल्कुल सेल वॉल के पास में चली गई है। ऐसा नॉर्मल प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। एंड लार्ज वैक्यूल, ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ पर्टिकुलर एपिडर्मल सेल में तो सिलिका का भी डिपोजिशन होता है। खास करके जब आप ग्रासेस, ऐसे बात आप गौर करना, ग्रासेस को साइड से छूना, कई बार ऐसी ग्रासेस भी आपको देखने को मिलेगी जिसके साइड में टच करने से आपका हाथ तक कट गया होगा। कितने लोगों ने गौर किया, खास करके झाड़ियों वाले ग्रासेस में हाथ तक कट गया है, वो हुआ है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका। सिलिका की वजह से सिलिका का डिपोजिशन होता है। पोएसी फैमिली के कई सारे प्लांट में देखने को मिलता है, फिर इक्विसिटम के प्लांट में भी देखने को मिला है। तो ये बातें आपको मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल बताया एपिडर्मिस से रिलेटेड। क्या क्या, 2 एग्जांपल बताया कैल्शियम कार्बोनेट के कोटिंग के लिए, जो कि दोनों एल्गी ही है। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो प्लांट एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट का, फिर आप बता रहे हो ये, अरे एपिडर्मिस पढ़ाया तो वहां से रिलेटेड जो सवाल आपके नीट में आया हो तो बताएंगे ना यार। ठीक है, एल्गी है, हम पढ़ रहे हैं ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेकिन जो क्वेश्चन एपिडर्मिस से रिलेटेड एल्गी का पूछ लिया गया वो तो बता रहेंगे ना। इवन ये बातें आपको एल्गी में भी फिर से बताई जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको मैंने यहाँ बताया कि ग्रासेस है, पोएसी है और इक्विसिटम प्लांट, इनके अंदर भी आपको क्या होता है, इनके जो एपिडर्मल सेल है उसमें सिलिका का डिपोजिशन, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एपिडर्मिस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दैट इज द एपिडर्मिस। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज एपिडर्मल अपेंडेजेस। पहले मैं उसको भी पढ़ा लेता हूँ, तब मैं एक साथ आपका डाउट ले लूंगा। अच्छा ले लेता हूँ, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी से? नो सर। राजेश्वरी, नो सर। रिभा, सुमन, नो। चलिए अब अपना सेकंड पॉइंट है एपिडर्मल अपेंडेजेस। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना सेकंड पॉइंट एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि एपिडर्मल सेल है, तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने देखो रूट का बनाया, सूट का बनाया, रूट का बनाया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये रूट की सेल है, तो रूट की सेल नीचे की तरफ, हालांकि आपके नोट्स में ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, वो कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ हेयर निकालती है ऐसे, हेयर लाइक प्रोसेस, हेयर लाइक। और ये हेयर यहाँ पे अनब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है। इससे निकल गया, मान लो इससे निकल गया, हेयर लाइक प्रोसेस, लाइक दिस, हेयर लाइक प्रोसेस, इसको बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसको? रूट हेयर। तो मुझे बताओ क्या ये एपिडर्मिस का अपेंडेजेस है कि नहीं? अभी मैं बोला अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, साइड में निकला हुआ कोई पार्ट, बाहर निकला हुआ कोई ऑर्गेन, कोई स्ट्रक्चर, ऐसे बोलो। तो ये पूरा का पूरा एपिडर्मिस लेयर था, उससे साइड साइड क्या निकल रहा है, हेयर, हेयर लाइक प्रोसेस नॉन एज रूट हेयर। रूट हेयर में क्या बातें सुनना, ध्यान याद रखना है आपको कि रूट हेयर बेसिकली यूनिसेल्युलर होता है। फर्स्ट वन, यूनिसेल्युलर कहने का मतलब ये है कि एक रूट हेयर एक पर्टिकुलर पेरेन्काइमेटस सेल से ही अराइज हुआ। ऐसा नहीं कि ये रूट हेयर इस सेल का भी हिस्सा है, इसका भी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर है। दूसरा दूसरा कि ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, एक एक एपिडर्मल सेल से एक एक हेयर निकलेगा, एक से अधिक नहीं। किसी में से तो नहीं निकलेगा, लेकिन
आपको एक से अधिक नहीं देखने को मिलेगा, दूसरा उसका ब्रांचिंग नहीं देखने ऐसा है, ठीक है। सेकेंड वन की थर्ड वन की ये अनक्यूटिनाइज्ड है। फिर से कारण साफ है, कारण साफ है। अनक्यूटिनाइज्ड क्यों है? क्योंकि इस रूट हेयर को भी तो वाटर एब्जॉर्प्शन करना है। बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन रूट हेयर ही करता है मेनली। लंबे लंबे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं एपिडर्मल सेल से निकल के सॉइल में, और रूट हेयर ही सॉइल में अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता चला जाता है। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है रूट हेयर के बारे में, कि रूट हेयर यूनिसेल्युलर होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनक्यूटिनाइज्ड होता है। फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आते हैं सूट हेयर। तो सूट हेयर में क्या, जैसे मान लो कि यहाँ क्यूटिकल है ना, तो मान लो कि बीच में से यहाँ क्यूटिकल नहीं है, ठीक है। यहाँ क्यूटिकल नहीं है, मान लो यहाँ क्यूटिकल नहीं है, मान लो कि यहाँ क्यूटिकल नहीं है, मान लो यहाँ क्यूटिकल नहीं है। जहाँ क्यूटिकल नहीं है वहां से क्या निकला है? ये देखो क्या निकला है, सूट हेयर। मान लो कि ये देखो सूट हेयर, एक एक से दो दो गो। अब मान लो कि इसका एक और निकला, फिर ये ब्रांचिंग कर लिया आपने ऐसे, इस टाइप से ऐसे, दिस इज सूट हेयर। और इसके ऊपर क्यूटिकल का पूरा डिपोजिशन है, कारण साफ है। क्योंकि अगर ये सूट हेयर निकला है तो ये भी तो वाटर लॉस करवा सकता है ना, तो इसको क्यूटिकल से डिपोजिट कराना है चारों तरफ से। तो ये क्या है? सूट हेयर है। क्या है भैया? सूट हेयर है, सूट हेयर, ठीक है। और सूट हेयर के बारे में जस्ट उसका अपोजिट पॉइंट, जस्ट अपोजिट क्या, ये मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, पहली बात। क्योंकि पता है, मान लो कि ये कोई सेल है, इससे एक सेल ही पूरा का पूरा जाके क्यूटिकल बन जाता है, और इसमें से फिर एक और सेल इसके साथ एसोसिएट हो गया। तो ये सूट हेयर मल्टी सेल्युलर होता है, पहली बात। दूसरा बात अनब्रांच्ड होता है, और तीसरा बात क्यूटिनाइज्ड होता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट क्यूटिनाइज्ड होता है, ठीक है। और ऐसे सूट हेयर, सूट हेयर जो मल्टी सेल्युलर है, अनब्रांच्ड है, क्यूटिनाइज्ड है, मतलब कि रूट हेयर से एक अलग है, तो इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ट्राइकोम। क्या नाम दिया गया है? ट्राइकोम। तो आप यहां से क्या ध्यान रखेंगे? एपिडर्मिस ऑफ रूट को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एपिब्लेमा, या उसी का नाम है राइजोडर्मिस। और एपिडर्मिस ऑफ सूट को केवल एपिडर्मिस कहते हैं, और रूट हेयर को नॉर्मल रूट हेयर कहते हैं, लेकिन सूट हेयर को एक अलग नाम दिया गया है, ट्राइकोम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडेजेस। अच्छा एक बात और, कई बार ये ट्राइकोम जो है सेक्रेटरी नेचर का हो जाता है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नेचर का मतलब क्या है कि कई बार ये अपने चारों ओर सिक्रीशन रिलीज करता है, और वो सिक्रीशन बेसिकली क्या होता है? वो सिक्रीशन ऑयली सिक्रीशन होता है। ऑयली सिक्रीशन इस प्रकार का जो वाटर लॉस को रोकने में मदद करता है। तो यही एनसीईआरटी लिखता है कि कई बार ट्राइकोम आपको सेक्रेटरी नेचर का मिलेगा। सेक्रेटरी नेचर का मतलब ये नहीं कि सुरक्षा बल है, अरे वो वाली बात नहीं हो रही है। सेक्रेटरी मतलब सिक्रीशन, सिक्रीट करने लगता है कोई भी चीज, और वो सिक्रीशन होता है बेसिकली ऑयली सिक्रीशन, जो एक प्रकार से वहां पर ऑयली सिक्रीशन ट्रांसपेरेटरी वाटर लॉस को क्या करता है? रोकता है, ठीक है। नाउ अब आप नोट्स को देखिए। तो देखिए एपिडर्मल स्ट्रक्चर में दो बातें आपको पढ़नी है, उसी को एपिडर्मल अपेंडेजेस भी कहते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मल से डिराइव हुआ है ना, सूट हेयर और रूट हेयर। रूट हेयर देख लो यहाँ पे एकदम एक एक सेल से एक को निकला हुआ, अनक्यूटिनाइज्ड, यूनिसेल्युलर, अनब्रांच्ड। फंक्शन वाटर, यहाँ पे लिख लो एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? मिनरल एंड वाटर, वाटर एंड मिनरल। स्क्रीनशॉट लो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। देन अब आते हैं किस पे? सूट हेयर पे। सूट हेयर मल्टी सेल्युलर होता है। देखो यूजुअली तो मल्टी सेल्युलर ही होता है, लेकिन कई बार यूनिसेल्युलर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने डायग्राम में दोनों बनाया है, देखो ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टी सेल्युलर है, उसके साथ एक ब्रांच भी है, ठीक है। तो ब्रांच भी होता है, अनब्रांच भी होता है, लेकिन ज्यादातर ब्रांच होता है, ठीक है। उसी को ट्राइकोम भी कहते हैं। फंक्शन क्या है? मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्योंकि वो ट्राइकोम के ऊपर भी पूरी तरीके से क्या लगा हुआ है? क्यूटिकल वगैरह एक तरीके से, और सेक्रेटरी नेचर का भी हो गया, तो उस तरीके से वो क्या कर रहा है? वाटर लॉस को रोक रहा है, ठीक है। ये सॉफ्ट भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्यूटिकल कितना डिपॉजिट हुआ है। सॉफ्ट का मतलब मुलायम, स्टिफ का मतलब कठोर। अगर क्यूटिकल ज्यादा डिपॉजिट हो गया तो कठोर हो जाएगा, क्यूटिकल कम डिपॉजिट हुआ है तो सॉफ्ट रहेगा, एनसीईआरटी की लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मैंने आपको एपिडर्मिस में मैंने क्या बोला कि तीन चीजें पढ़ानी है ईटीएस। एक तो क्या पढ़ाना है भाई? एक पढ़ाना था एपिडर्मिस, जो पढ़ा दिया। एक पढ़ाना था एपिडर्मल अपेंडेजेस, वो भी पढ़ा दिया। नाउ आवर टॉपिक इज एपिडर्मल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आएगा। अगर इन दोनों टॉपिक में आप में से किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।
अभिषेक, नो सर। विभा, विभा, अच्छा आवाज स्लो आ रहा था। राजेश्वरी, राजेश्वरी सो गए? ठीक है। सुमन, नो सर। ठीक है, आओ अगले मीटिंग में।